Good evening everyone. I am Mukesh Suman, MSS सर, मोशन कोटा। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है, कब का है? 20 जून, सेकंड शिफ्ट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम एनर्जी that must be possessed by photon in order to produce the photoelectric effect with platinum metal। प्लेटिनम मेटल है, उससे आपको क्या करना है कि यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, किसके लिए? प्लेटिनम मेटल के लिए। ठीक, यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चलो करते हैं। देखो बेटा, यहां पर आपको पता होगा कि जो ये मेटल है, ठीक है ना, मतलब ये एक फोटो सेल मान सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर एक मेटलिक प्लेट लगी है। इस प्लेट पर जो ये आपके पास क्या है? फोटोन गिर रहे हैं, एच न्यू। तो इस फोटोन की एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि यहां से आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो सके? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? 0। और आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो क्या है? जो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है अपने पास, इसको आप क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन जो है इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हो सकती है उसको तो आपको 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? E इज इक्वल टू ई नोड और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नोड करके यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? या फिर E इक्वल्स टू एच न्यू भी पुट कर सकते हैं और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े आसानी से आपको यहाँ पर H की वैल्यू आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच न्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे। देखिए आप इसका सॉल्यूशन देखो। आप देखो ये है आपके पास, ठीक है, मिनिमम एनर्जी होगी तो E इज इक्वल टू ई नोड होगा। E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा यहां पर ये ई नोड क्या है? मिनिमम एनर्जी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो E की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ई नोड और E क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर E इज इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे और आपके पास ऑप्शन सी मैच करेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से कनेक्टेड है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एंड एसिटिलीन, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल में आपको गिवन है। रेस्पेक्टिवली चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। एक बात बताएं आपको, एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। बट जब भी कंबशन की बात आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं? टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर जो कंबशन की जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव होती है। इस वजह से हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करने वाले हैं। चलो देखो आपकी स्क्रीन पे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रिएक्टेंट की टोटल, प्रोडक्ट की टोटल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर रिएक्टेंट क्या था? देखें, ये है रिएक्टेंट, मतलब एसिटिलीन।
एसिटिलीन जो है ना आपके पास, उसके 3 एसिटिलीन है। क्या है? 3 एसिटिलीन है। और यहां पर आपके पास ये क्या है? C6H5 नहीं है, यहां पर C6H6 आएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट की जो भी आपको दे रखी है, ठीक है ना, उसको बाद में लिखेंगे, और रिएक्टेंट की जो होगी उसको बाद में लिखेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर आएगा। ये आपके सामने, ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास, रिएक्टेंट क्या है? ये। प्रोडक्ट क्या है? ये। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। आपको इसकी गिवन है, इसकी भी आपको गिवन है, सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। और आप देखिए इसका ऑप्शन सी यहां पर मैच करने वाला है, तो आपको पता लग गया होगा ये जो क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, ये है आपके पास कौन से चैप्टर से? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, के बाद में जो चैप्टर आता है उसी का ही सेकंड पार्ट जो है, जिसको आप थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। और ये इजी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। सोल्यूट एसोसिएट इन वाटर। वाटर में क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। व्हेन 0.7 ग्राम सोल्यूट ए इज डिसॉल्व इन 42 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपके पास जो सोल्यूट है 0.7 ग्राम, उसको आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, ठीक है ना। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट ए, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपके पास ए, उसके लिए आपको क्या निकालना है? एसोसिएशन की परसेंटेज निकालना है। चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? आप ऐसे करेंगे, पहले क्या करेंगे? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी, ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे? आप आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई क्या है यहां पर? 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो आपको ये गिवन है, ठीक है ना, 1.86। और आपके पास मोलिलिटी आप निकाल ही सकते हैं। फिर क्या करेंगे यहां पर? फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए बेटा, और यदि आपको अप्रोच समझ में आ गई तो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। कितना परसेंट एसोसिएशन होगा? मतलब ये डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पर एसोसिएशन कितना परसेंट होगा? तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, डेल्टा टीएफ है भाई यहां पर, ठीक है ना, आई इंटू के एफ है यहां पर, इंटू मोलिलिटी। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको ये गिवन है, आई निकाल लेंगे यहां से, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास? ठीक है ना, 1/2 फैक्टर, ठीक। तो आई इज इक्वल टू 1.86 और यहां पर 0.7, ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, और ये है आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये गिवन मास है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये 1000 से आप डिवाइड करते हैं नीचे किलोग्राम में लेने के लिए। 42 को ऊपर चला गया, और बड़ा इजीली आप यहां से आई की वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पर क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन में क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, एसोसिएशन में 2 से कितना बन रहा है? देख के बताओ। आप कहोगे सर 2 जो है आपके पास, उससे कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो जब t इक्वल टू 0 है आपके पास, ये वाली कंडीशन है। चलो t इक्वल टू 0 पर आप ले लीजिए, t इक्वल टू 0 पर यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। सपोज करो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या दे रखी है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो सपोज करो यहां पर आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है आपके पास t इक्विलिब्रियम पर वो अल्फा है, तो 1 में से अल्फा। एक बात बताओ बेटा, 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? आप कहोगे सर 1/2। जब अल्फा का एसोसिएशन हो रहा है तो ये कितना बनेगा? अल्फा/2। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, यहां पर से ये अल्फा/2 A2 हो जाएगा, ये A2 के लिए, और 1 माइनस अल्फा क्या है? रिमेनिंग जिसका एसोसिएशन नहीं हुआ है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो I इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है,
ठीक है ना। ये क्या है, अनएसोसिएटेड, और ये अल्फा बाई टू क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल विच फॉर्म, जिसका फॉर्मेशन हुआ आफ्टर एसोसिएशन, अल्फा का एसोसिएशन हुआ है तो अल्फा बाई टू बनेंगे, मिल जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.8 मिलेगी, और अल्फा परसेंटेज जब भी आप निकालेंगे तो ये 80% आपको मिल जाएगा। आपको पता लग गया होगा ये वाला जो क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन 12th क्लास के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, और आप इसको मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द केएसपी ऑफ बिस्मिथ सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला भी आपको गिवन है, ठीक है ना। Bi2S3 इज इतना है, सॉल्युबिलिटी आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो आपके पास A2B3 टाइप का जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है ना, कौन होता, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, उस स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए यहां पर इसकी जो KSP की वैल्यू होती है वो होती है 108, और S की पावर 5 होती है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर आपको KSP गिवन है, बड़े आसानी से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कैसे करोगे बेटा, KSP इज इक्वल टू 108 और S की पावर 5, तो S इजिकल टू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सॉल्यूशन देखो, देख चलो, ऑप्शन ये हैं, इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला है। चलो देखते हैं। देखो बेटा ये है आपके पास, ठीक है, तो KSP ये आ गया, ये आप जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहां से सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो S की पावर 5 पे तो ये वाली कंडीशन है, तो S इजिकल टू कितना आ जाएगा बताओ, यहां से आप सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻75, ठीक है ना। अब 10⁻⁻75 जो है ना, उसकी पावर 1/5 करेंगे ना, तो आपके पास S जो सॉल्युबिलिटी मिलेगी वो 10⁻⁻15 मोल पर लीटर। आपको पता लग गया होगा सॉल्युबिलिटी और इक्विलिब्रियम वो भी आयनिक वाला, डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का है। और सोचने वाली बात है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे, क्यों, ये पढ़ाया जाता है, सभी जगह करवाया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप क्या मान सकते हो, मुझे तो ये मॉडरेट लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। आप इसको इजी भी बोल सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन शायद मतलब आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और आप मैथ्स के बच्चे हो तो इतनी सी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है। इसमें देखिए लिस्ट 1 में दे रखा है जाइमेस, डाइस्टेस, यूरेस एंड पेप्सिन, और लिस्ट 2 में दे रखा है स्टोमक, ईस्ट, माल्ट एंड सोयाबीन। अब इसमें हमको इसका मैच कराना है और क्या सही इसका आंसर है वो हमको बताना है। तो देखिए जैसे उसमें सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर जाइमेस। जाइमेस जो एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने के काम में आता है, मतलब ग्लूकोज बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस ये ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है, अल्कोहल में एंड CO2 में, जो कि ईस्ट में होता है। तो जाइमेस का जो लिंक है वो किससे हुआ, ईस्ट के साथ हुआ। डाइस्टेस की बात करें तो डाइस्टेस जो एंजाइम होता है ये माल्ट में होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हुआ माल्ट से। यूरेस का कनेक्शन होता है इसमें सोयाबीन से, और जो पेप्सिन है ये स्टोमक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम ये लिंकेज, अगर यहाँ ये जो कनेक्शन है अगर इनको प्रॉपर्ली चेक करें तो ये आंसर इसमें बैठता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। The correct order of electron gain enthalpies of chlorine, fluorine, tellurium, polonium। तो ये तो सभी जानते हैं, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किसकी है,
क्लोरीन की है। क्लोरीन से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की, ड्यू टू कॉम्पैक्ट या स्मॉल साइज। ऑक्सीजन फैमिली में अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी सबसे कम है अपने ग्रुप में। बाकी एलिमेंट की साइज बढ़ने से गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो टेल्यूरियम की गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो गई पोलोनियम से, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन होगा, टेल्यूरियम, और पोलोनियम के सबसे कम। तो ये क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट गेन एंथैल्पी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब करते हैं कॉपर की, तो एनोड मड में कौन सी मेटल डिपॉजिट होती हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे आती हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो कौन सी मेटल होती हैं, सिल्वर गोल्ड। कैसी मेटल है, सिल्वर और गोल्ड प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस मेटल है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। प्योर कॉपर जब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ऑब्टेन करते हैं तो कॉपर ब्लिस्टर कॉपर का क्या बनाते हैं, एनोड ही बनाते हैं। इम्प्योर मेटल का क्या बनाया जाता है, एनोड। ब्लिस्टर कॉपर है क्या, एनोड ही तो, इम्प्योर कॉपर ही तो है, तो इसका एनोड बना देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फिर दिए हैं। द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। गलत है। लुईस एसिड बेस वाटर के एम्फोटेरिक नेचर को नहीं बता पाएगा। क्यों, वाटर के पास लॉन पेयर तो है, लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये लुईस बेस का काम करेगा, लुईस एसिड का नहीं। लेकिन जो ब्रोस्टैंड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है, उससे इसका एम्फोटेरिक नेचर जरूर पता चल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, लुईस से नहीं पता चल रहा। ये प्रोटॉन डोनर भी होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, जब ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, तो अमोनिया को क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये एसिड हो गया। और जब रिएक्ट करेगा H2S के साथ, तो प्रोटॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। प्रोटॉन जब गेन करेगा तो बेस की तरह, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ब्रोस्टैंड एंड लॉरी कंसेप्ट से एम्फोटेरिक नेचर इसका पता चलेगा, लुईस से नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो मेटेलिक नेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब नॉन मेटेलिक नेचर की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नॉन मेटेलिक नेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक बात बताओ, मेटल का तो मिनिमम होना है ना, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जबकि आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है, गेन करवाना है। तो क्या होगा, यहां पर जो आपके पास मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो टॉप पर आती है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, बॉटम पे जाएंगे, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, सबसे ऊपर कौन सी आती है, लिथियम। इस तरीके से आप देखिए, सबसे मिनिमम जो रिएक्टिव जाएगी वो लिथियम जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऑर्डर। और फिर आपके पास सोडियम जाएगा, ठीक। और उसके बाद में सबसे मिनिमम कौन जाएगा, यहां पर जाएगा लिथियम,
मतलब ई सबसे मिनिमम जाएगा। उसके बाद में डी मतलब सोडियम, ये है आपके पास। उसके बाद में यहां पर आपको इसका पता होना चाहिए, और एजी का होता है 0.80 वोल्ट। इनका यदि आपको पता होगा तो यहां पर Cl की इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर ज्यादा होती है, Cl की तो ज्यादा होती है ना, और यहां पर इसका आता है 0.54 वोल्ट के आसपास, प्लस में आता है इन दोनों का, ठीक है, और मैक्सिमम जाएगा इसका। तो एक बात बताएं, आप यहां पर देख सकते हैं मिनिमम किसकी गई, लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा आपके पास कौन, आई, फिर आएगा आपके पास कौन, एजी, और फिर कौन आएगा आपके पास, आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये आएगा आपके पास, और लास्ट में कौन जाएगा, Cl। देखो इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन क्या है, देखो आप यहां पर, देखो इसका दे रखा है अपन को रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से इसका, तो E जो आपके पास Na+ का जाएगा वो सबसे कम, ठीक है ना, सॉरी Na+ से भी कम है अपने पास, किसका है बताएं आप, Li का, Li+, फिर जाएगा Na+, फिर जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर I, फिर जाएगा अपने पास यहां से देख सकते हैं आप Ag, और फिर जाएगा आपके पास यहां पर Cl। तो एक बात देख सकते हैं यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आंसर जो मैच करेगा वो ए मैच करेगा। चलो क्लियर है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल और नॉन मेटल, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मॉडरेट मान सकते हैं। The number of bridge oxygen atom present in the compound be formed from the following reaction। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये कौन सा कंपाउंड होगा, NO2। NO2 का डाइमेराइजेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, N2O4। N2O4 में NN लिंकेज होती है, ऑक्सीजन ब्रिज लिंकेज नहीं होती, तो इसमें ऑक्सीजन ब्रिज लिंकेज 0 होगी, तो आंसर ये होगा इसका। The metal ion in the gaseous state which lowest spin only magnetic moment value। तो इसमें वेनेडियम +2 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम +2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3d3, 3 अनपेयर्ड है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा इसका, रूट के अंदर 3 × 3 + 2। इसमें 2 अनपेयर्ड है, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, √8। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, √24। और इसमें भी 4 है, तो इसका भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √24। तो लोएस्ट किसका है, Na+2 का। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का NCERT पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर मे हैव अ वैल्यू ऑफ BOD ऑफ द ऑर्डर ऑफ 17 ppm। करेक्ट है, 17 ppm जिसका वाटर का BOD लेवल होता है वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है। फिर कह रहे हैं BOD इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ। ये गलत है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को तो क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है असर्शन ए,
A mixture contains benzoic acid and naphthalene. The pure benzoic acid can be separated out by the use of benzene. तो यहाँ पर जो assertion है, ये assertion यहाँ पर incorrect है. रीजन देखेंगे अभी. और जो रीजन यहाँ पर दे रखा है वो है benzoic acid is soluble in hot water. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर इसमें जो ए दे रखा है वो तो फॉल्स है, बट जो आर यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा. अब इसका रीजन क्या है जरा देखिए. बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन कैन बी इफेक्टिवली सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजोइक एसिड को एंड नेफ्थलीन को हम क्रिस्टलाइजेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था वो ये दे रखा है कि मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेट आउट ऑफ यूज ऑफ बेंजीन. तो ये गलत हुआ, ये तो गलत हुआ. और सेकंड जो है रीजन जो दे रखा है बेंजोइक एसिड इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो ये बिल्कुल सही है. बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी. During halogen test, sodium fusion extract is boiled with concentrate HNO3. जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हेलोजन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, तो इसमें क्या लिखा है, रिमूवल अनरिएक्टेड सोडियम, डिकम्पोज साइनाइड एंड और सल्फाइड ऑफ सोडियम. अगर उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और क्या है, नाइट्रोजन भी है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में साइनाइड भी बनेगा और सोडियम सल्फाइड भी बनेगा. सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड दोनों बनेंगे. अब हेलोजन का टेस्ट लगाना है तो आप क्या डालोगे, AgNO3. AgCl का, AgBr का, AgI का प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट या येलो. लेकिन अगर साइनाइड भी है और सल्फाइड भी है तो AgCN का भी प्रेसिपिटेट आ जाएगा वाइट, और सल्फाइड है तो Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा. तो अगर साइनाइड और सल्फाइड होंगे तो आप टेस्ट नहीं लगा पाओगे. तो इनको डिकम्पोज करने के लिए, इनको हटाने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें, HNO3. तो HNO3 ऐड किया जाता है डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इसमें देखिए दे रखा है amongst the following the major product of the given chemical reaction is. यहाँ पर एक हमें कंपाउंड दे रखा है, रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, बताना है मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन होगा. तो ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, यही जो कंपाउंड गिवन है इस पर ब्रोमीन का रिएक्शन होता है. तो पहले ब्रोमीन का अटैक होगा और इससे बनता है साइक्लोब्रोमिनियम आयन. ठीक है, साइक्लोब्रोमिनियम आयन बनने के बाद देन सेकेंड स्टेप में मिथाइल अल्कोहल का अटैक होता है. अब ये रिएक्शन हमें समझने की है कि मिथाइल अल्कोहल का अटैक इस कार्बन पर होगा या फिर इस कार्बन पर होगा. तो हमें पता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. यस और नो. तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो एडजेसेंट एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाईली स्टेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग. तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा ऑक्सीजन का वो इस कार्बन पर होगा एंड ये रिंग यहाँ से ओपन होगी और अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से H+ रिलीज भी कर देगा. तो इस वाले कार्बन से अटैच्ड होगा OCH3 और यहाँ पर होगा Br. खास बात इसमें ये देखनी है कि इस केस में ये जो Br का और OCH3 का जो एडिशन होता है ये एक एंटी एडिशन होता है. तो ऑप्शंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर OCH3 अबव दे रखा है तो ये वाला Br बिलो होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. इन द गिवन रिएक्शन हमें यहाँ पर दे रखा 2A, मतलब जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, उसके विषय में 2 मैग्नीशियम से कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ THF, देन मिथाइल बेंजोएट एंड वही वाटर के साथ एसिडिफिकेशन करना है. सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ये बना रखा है, हमें बस ये बताना है कि इसमें रिएक्टेंट A क्या होगा. तो यहाँ पर देखिए इस केस में हम इसमें लेते हैं ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा जरा देखिए, ये इसका रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिया ब्रोमोबेंजीन, रिएक्शन कराया मैग्नीशियम से बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये बना। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन होगी यहाँ पर मिथाइल बेंजोएट से। तो जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथाइल बेंजोएट से करेगा तो ये एक तरह से पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन होगा, या यूं कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर ये SNAE टाइप का रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, पहले से यहाँ से ये OCH3 इसमें से लीव करेगा और उसकी जगह यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये वाला बेंजीन यहाँ पर बनेगा। तो पहले हमें प्रोडक्ट मिलेगा डाइफिनाइल मिथेनॉन, मे बी से बेंजोफिनॉन। चूंकि ये खुद ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है तो अब इस पर फिर ग्रिग्नार्ड का नेक्स्ट मॉलिक्यूल अटैक करेगा और ये अब शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये C- इस पर अटैक करके पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इस टाइप से ये मॉलिक्यूल बनता है O- एंड Mg+Br। और जब फाइनली हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में। तो कुल मिलाकर अब हमको ये बताना था कि रिएक्टेंट होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन हुआ, ब्रोमोबेंजीन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट गिव एसीटोफिनॉन एज मेजर प्रोडक्ट। तो हमसे यहाँ पर जरा ठीक से देखिए, पूछा हुआ है नॉट गिव एसीटोफिनॉन। तो हमें कुछ यहाँ पर ABCD ऑप्शंस दे रखे हैं, देखना ये कि कौन एसीटोफिनॉन देगा और कौन एसीटोफिनॉन नहीं देगा। तो देखिए ये रहे इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे। जो ए ऑप्शन यहाँ पर गिवन है वो ये कंपाउंड दे रखा था बेंजल्डिहाइड प्लस CH3MgBr से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे वही यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, से अल्टीमेटली बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का जब Na2Cr2O7 ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ठीक है, कीटोन बना। तो ये कंपाउंड क्या मिला, दिस इज एसीटोफिनॉन। इट मीन्स ए से तो एसीटोफिनॉन बन रहा है। बी की बात करें, बी में हमें दे रखा है एसिटाल्डिहाइड विद CH3MgBr। ठीक है, CH3MgBr से हमने रिएक्शन कराया तो एक सेकेंड, यहाँ पर ये C6H5 है, ये C6H5 है, तो इससे यहाँ पर यही अल्कोहल बनेगा। और इस अल्कोहल का जब PCC से रिएक्शन करेंगे तो PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, कीटोन बनेगा। तो इसमें भी देखिए एक तरफ CCH5 आ रहा है, एक तरफ CH3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एसीटोफिनॉन बना रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें, सी में हमें दे रखा है एथाइल बेंजोएट। एथाइल बेंजोएट की रिएक्शन जब CH3MgBr से करते हैं तो रिएक्शन पहले SNAE होगा, उससे क्या होगा, OCH3 लीव करेगा और उसकी जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH3। तो ये वाला पहले कीटोन बना और फिर ये कीटोन वापस CH3MgBr से रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, से अल्टीमेटली कंपाउंड यहाँ पर बनता है ग्रिग्नार्ड 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला, जबकि हमें बनाना क्या था, एसीटोफिनॉन। तो यही वो ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मीन्स इससे हम एसीटोफिनॉन नहीं बना सकते, इससे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन भी देखो, इसमें CCH5CO Cl रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं तो क्या होगा, Cl रिप्लेस होगा CH3 से, CH3 यहाँ पर आया, ये भी बनेगा एसीटोफिनॉन। तो ये ए वाला, बी और सी ये तीनों तो एसीटोफिनॉन देंगे, लेकिन जो सी ऑप्शन है उससे एसीटोफिनॉन नहीं बनता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, अब लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है इसमें द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखिए यहाँ पर एक अल्कोहल है, एक साइक्लिक ईथर है, H+ मीडियम एसिडिक दे रखा है, बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमको ये देखना है यहाँ पर H+ का अटैक इस पर होगा या इस पर होगा, ये हमको देखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो H+ का अटैक होगा वो इस रिंग पर होगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन पर। अब डबल बॉन्ड में भी H+ का एडिशन, सोचिए अगर H+ का एडिशन इस कार्बन पर होता है तो प्लस यहाँ पर आएगा, और अगर H+ का एडिशन यहाँ पर होता है
तो प्लस यहाँ पर आएगा। कौन सा प्लस चार्ज मोर स्टेबल होगा? तो हमको पता है ऑक्सीजन के एडजेसेंट कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर होगा क्या, यही जो पाई बॉन्ड है, जरा देखिए, यही जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का एडिशन होगा इस H से, तो H इस वाले कार्बन से यहाँ ऐड होगा और इस पे प्लस आएगा, और ये वाला प्लस चूंकि O के पास लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करेगा। मोस्ट स्टेबल कैटायन यही होगा। अब इस कैटायन पर इस अल्कोहल का अटैक होगा एज ए निक्लोफाइल। यहाँ पर C पे चार्ज प्लस है, O के पास में लोन पेयर है, तो बताइए क्या होगा, ये लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देकर इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, मतलब इस कार्बन से ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, जब इसका लोन पेयर यहाँ पर शेयरिंग में आएगा, तब O पे चार्ज क्या होगा, प्लस भी आएगा, ठीक है ना, और उस ऑक्सीजन से ये कार्बन चेन भी कनेक्ट होगी। तो नेक्स्ट जो बनने वाली स्पीशीज होगी वो हमें ऐसा मिलेगा जिसमें इस O पे चार्ज यहाँ पे प्लस बी होगा, और O से अटैच ये H भी होगा, और फिर ये एक कार्बन चेन भी होगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पर कंपाउंड मिला, स्पीशीज मिला। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, अगर फर्स्ट स्टेप इसमें प्रोटोनेशन हुआ है तो फिर लास्ट स्टेप इसमें क्या होगा, डी प्रोटोनेशन भी होगा, जिसमें से यहाँ से इस ऑक्सीजन से ये H प्लस रिलीज हो जाएगा, से फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और अगर हम इसको ऑप्शंस में चेक करें तो ये ऑप्शन बैठता है डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव इनामाइन ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। वेट टी ब्यूटाइल इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसा दे रखा है, तो इसमें बताना है कि कौन स्टेबल इनामाइन कंपाउंड नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो जरा देखिएगा। इनामाइन फॉर्मेशन इज ए एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब पहले इसमें इनामाइन फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, पहले कीटोन होगा उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और इस कीटोन पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। अब अगर इस कार्बन के दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, इसलिए इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यही ऐसा है, देखो लिखा हुआ है सिंस इन कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप इज हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड हेंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी पॉसिबल। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये 4 कीटोन हमें दे रखे हैं, तो इसमें यहाँ पर हमको बस ये देखना है कि लीस्ट मोस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है। तो सी वाले में हम देख रहे हैं कि कार्बन के दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए इस पर किसी टाइप की किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है इसमें एन एंटीसेप्टिक डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड A and B वेयर A has 6 pi इलेक्ट्रॉन एंड B has 2 pi इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज B? तो यहां पर देखिए इस केस में हम बात करें कि डिटॉल बेसिकली है क्या, तो देखिए डिटॉल 2 डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर होता है, कंपाउंड A एंड कंपाउंड B, ठीक है। कंपाउंड A का जो नेम होता है वो होता है क्लोरोजाइलिनॉल और कंपाउंड बी होता है टर्पिनॉल। तो यहां पर देखिए क्लोरोजाइलिनॉल में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई, तो इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिवन है। इसमें देखिए यहां पर बस एक ही पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो कंपाउंड बी है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 2, ठीक है, और कंपाउंड का नेम होगा टर्पिनॉल। तो यहाँ पर देखो अब इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए करेक्ट आंसर इसका हम यहाँ पर अब लेंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन है अपने पास, अ प्रोटीन ए कंटेन
0.3% ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है ना। ग्लाइसिन का मोलिकुलर वेट आपको दे रखा है 75, ठीक। आपसे पूछा है मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन ए इज, इस फॉर्म में आपको 10⁻³ की फॉर्म में आंसर बताना है पर मोल। मिनिमम मोलर मास आपको पता होना चाहिए। मिनिमम मोलर मास के लिए हमेशा हमेशा यहां पर आपको ग्लाइसिन के लिए दे रखा है तो एक ग्लाइसिन मान के चलेंगे, मतलब एक ग्लाइसिन जो मोलिक्यूल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मोलिकुलर वेट जो आएगा वो 75 आएगा। 75 जो मोलिकुलर वेट है वो किसके बराबर होगा, 0.3% के बराबर होगा। तो टोटल मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे, वही परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन, मास ऑफ ग्लाइसिन कितना है 75 अपॉन ये क्या आ जाएगा मोलर मास, जिसको आप टोटल मास भी बोल सकते हैं, और 100। बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे और यहां पर 0.3% आपको गिवन है, आंसर आ जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखें आप। परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन ये है आपके पास 0.3%, वही मैंने आपको बताया था ना, 35 × 1, 1 ही लेंगे मिनिमम मोलर मास के लिए, हमेशा ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और बड़े आसानी से आपके पास आंसर आ गया। इंटीजर में इसका आंसर जो दिया था वो 25 दिया था। आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप इजी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्री के नंबर हैं आपके पास, आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिजिड नाइट्रोजन टैंक स्टोर इनसाइड लेबोरेटरी, प्रेशर ऑफ 0.3 atm, ठीक है ना। मॉर्निंग में यहां पर 6 AM पर प्रेशर कितना था, 0.3 atm पे था। आप एक बात बताओ यहां पर, ठीक है ना, रिजिड नाइट्रोजन टैंक दे रखा है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, टैंक जो है ना उसमें से आप कोई भी गैस का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकाल सकते, तो मोल्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बताएं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना, तो मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। अब आप देखें यहां पर पहले आप मॉर्निंग में 6 AM पर देखा तो प्रेशर था 30 atm, जब टेम्परेचर आपके पास कितना था 37 डिग्री। जब आपने आफ्टरनून के बाद में देखा तो आपने देखा कि यहां पर टेम्परेचर कितना हो गया 45 डिग्री। तो टेम्परेचर पर प्रेशर की डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करनी है आपको, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T लगा दो, ठीक है ना। और आप क्या लगाएंगे, P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसका, 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, रिजिड कंटेनर है ना, मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आपने सोल्व किया और इसका आंसर 32 जाएगा। इंटीजर क्वेश्चन है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप क्या मान सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है और गैसेज स्टेट का क्वेश्चन है। Among BF2, BF3, H2, ammonia, CCl4, HCl, the number of molecule with non-zero net dipole moment. BF2 का डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा, लीनियर स्ट्रक्चर है। BF3 का भी जीरो होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर है, वेक्टर निकालोगे नेट या रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। BF2 का मोमेंट निकालोगे, लीनियर है, वेक्टर क्या आ जाएगा जीरो। BF3 का प्लेनर ट्रायंगुलर है, इसका डाइपोल मोमेंट और इन दोनों का वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट और इन दोनों का वेक्टर ये भी कैंसिल हो जाएगा।
और इसका डाइपोल मोमेंट और इन दोनों का वेक्टर नेट या रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, इनका 0 आ जाएगा। वाटर का 0 नहीं आएगा, एंगुलर शेप है। अमोनिया का नहीं आएगा, एंगुलर शेप है। इसका भी 0 आ जाएगा, नेट या रिजल्टेंट निकालोगे तो। HCl का भी 0 नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ये 3 है, इनका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। CCl4 का भी 0 आ जाएगा, नेट या रिजल्टेंट। वेक्टर निकालोगे तो नेट या रिजल्टेंट 0 आ जाएगा इसका। एट 345 Kelvin half life of decomposition of sample of gaseous compound initially, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर पर। हाफ लाइफ पीरियड आपको दे रखा है जब आपको प्रेशर कितना है 55.55 किलो पास्कल है, तब आपके पास 340 सेकेंड है, ठीक है ना। वेन द प्रेशर वाज, प्रेशर आपने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। कितना कर दिया? 27.8 किलो पास्कल, ठीक है ना। और तब आप देखेंगे इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो भी हाफ हो गया। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ठीक है ना, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या जाएगा? जीरो ऑर्डर, ठीक है। आपको पता है ना, जैसे कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन एक डेफिनेट टाइम में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है और कांस्टेंट रेट से चलती है। कंसंट्रेशन पर इनका रेट डिपेंड नहीं करता। तो इसका सॉल्यूशन आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ना, अब कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर ले लो यार, क्या दिक्कत है? ले सकते हैं ना। तो यहां पर आप देखेंगे T1 T2 हाफ लाइफ पीरियड और P2 अपॉन P1 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुट कर देंगे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सी बात है यार। आप देखो, ये आप देखेंगे कंसंट्रेशन को डबल किया, हाफ लाइफ पीरियड डबल हो गया, हाफ किया, हाफ लाइफ पीरियड हाफ हो गया। कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चल रही है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा रेट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution of FeSO4 इलेक्ट्रोलाइट x मिनट करंट पास किया आपने, 1.5 एम्पियर का करंट पास किया गया, इतने ग्राम Fe को डिपॉजिट किया आपने, तो वैल्यू ऑफ x आपको बताना है, ठीक है ना। x मिनट मतलब कितने मिनट तक आपने को करंट पास करना पड़ेगा इतने ग्राम Fe को डिपॉजिट करने के लिए, वो भी किसके अंदर? Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब Fe यहां पर क्या है? +3 में है। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो बड़े आसानी से यहां पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फेराडे लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है और यहां पर आप लगा सकते हैं क्या? W इजिकल टू, ठीक है ना, W जो है ना मास, चलो देखो कैसे मास निकालना है अपन को। जो आपको दे रखा है मास दे रखा है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। चलो देखो, ये है W इजिकल टू जेड आई टी। अच्छा, जेड इजिकल टू क्या होता है? जेड इजिकल टू क्या होता है? E अपॉन 96500, 96500 कूलम। अच्छा, E क्या है? यहां से इक्विवेलेंट मास है, और यदि एटॉमिक मास आपको यहां पर लिखना है तो यहां पर मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n, n फैक्टर है यहां पर, कितना आएगा इसके लिए? 3 आएगा, 96500, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 56 Fe का होता ही है। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट 56/3। बात समझ पा रहे हो? और यहां से ये कर दिया, T निकाल लिया, T आपके पास ये आ गया और इसको मिनट में चेंज कर दिया, तो 20। आंसर कितना गया था? इंटीजर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो भी था अपने पास उसका आंसर था अपने पास इंटीजर में गया था 20।
फेराडे लॉ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को आप इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। PCl3 का पहले हाइड्रोलाइसिस कराया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से 1 या 2 क्लोरीन हटके OH आ जाएगा। फिर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, सभी क्लोरीन हटके क्या आ जाएंगे, OH ग्रुप आ जाएंगे। कौन सा कंपाउंड बनेगा ये, H3PO3। और H3PO3 का आप स्ट्रक्चर जानते ही हैं, इसमें केवल कितने हाइड्रोजन होते हैं जो आयनाइजेबल होते हैं, तो प्रोटॉन, जो आयनाइजेबल प्रोटॉन है वो केवल 2 ही होते हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। ये देखो पहले पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया है, 1 या 2 क्लोरीन को रिप्लेस करके OH आया है, फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसका स्ट्रक्चर है, और आयनाइजेबल या प्रोटॉन देने वाले जो हाइड्रोजन है वो 2 ही हैं। Among FeCl3.3H2O K3FeC इनका ऑल 6, CONH3 का ऑल 6 Cl3, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, यानी लैम्डा कम है, तो इसका मीनिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उस लाइट में। ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट या फोटोन कौन एब्जॉर्ब करेगा, जिसका डेल्टा वैल्यू या CFSE वैल्यू ज़्यादा होगी। किसकी होगी डेल्टा या CFSE वैल्यू, जिसका स्प्लिटिंग ज़्यादा हो, क्योंकि डेल्टा O इक्वस टू किसके होता है, SC लैम्डा के। जब लैम्डा शॉर्टेस्ट है यानी कम है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। ये वैल्यू ज़्यादा किसके लिए होगी, जिसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो। अब स्प्लिटिंग देख लो, यहाँ आयरन के साथ 3 क्लोरीन 3 वाटर बॉन्डेड है, यहाँ आयरन के साथ क्या है 6 साइनाइड बॉन्डेड है, और ये कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया बॉन्डेड है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग यही होगी, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसी में होगी। स्प्लिटिंग इसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें ही सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना रेडियो ट्रांजिशन के लिए। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें, +3, डेल्टा नॉट बड़ा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग करा दो, T2G क्या हो जाएगा 5, EG क्या होगा 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा T2G 5 में 1, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा स्पिन ओनली √3, कैलकुलेट करोगे 1.73 BM, नियरेस्ट इंटीजर में लिखोगे तो अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 2। इसका सॉल्यूशन है, देखो, ड्यू टू हाई स्पिन स्प्लिटिंग एब्जॉर्ब लाइट एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, Fe+3 3d5, साइनाइड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, T2G5 1 इम्पेयर्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दे रखा है द नोवोलेक पॉलीमर हैज मास ऑफ 963 ग्राम, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन इट आर। तो यहां पर देखिए, हमें पता है नोवोलेक पॉलीमर जो होता है, लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आए थे मेंस में से, नोवोलेक के काफी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। यहाँ पर इंटीजर पे दिया है, मीन्स नोवोलेक पॉलीमर है, उसका मास दे रखा है 963 ग्राम, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन इट। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर देखिए ये रहा इसका मोनोमर यूनिट ऑफ नोवोलेक इज, ये होता है। नोवोलेक का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम बैकलेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें पहले क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है, इसका जो पॉलीमर होता है उसको नोवोलेक हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो मोनोमर यूनिट ऑफ नोवोलेक इज, ये उसकी सिंगल यूनिट होती है मोनोमर की। यहां पर देखिए इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें पर्टिकुलर इस यूनिट का, तो ये होता है इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 124 AMU। अब देखिए, अपॉन कंसिडरिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर एज 963 AMU, ये में गिवन है इन क्वेश्चन, इट्स गिवन एज 963 ग्राम,
नाउ इफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नोवेलेक, तो जब नोवेलेक फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, टू नोवेलेक यूनिट आपस में जब कनेक्ट होगी तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूनिट रिलीज होगा, अलग होगा, तो उस केस में क्या होगा, n-1 यूनिट ऑफ वाटर आर रिमूव्ड देन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेशन करें, n इंटू 124, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, n इंटू 124 इक्वल्स टू 963 प्लस 18 इंटू n-1, ठीक है। और जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये n के वैल्यू आती है इसमें 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 9। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव बायोरेट टेस्ट। कंपाउंड इसमें दे रखा है ग्लाइसिन, ग्लाइसिल एलानिन, ट्राइपेप्टाइड बायोरेट। तो यहाँ पर देखिए इस केस में जो ग्लाइसिन है ये एक सिंगल एमिनो एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लाइसिल एलानिन तो ये क्या है, एक डाइपेप्टाइड है, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड एंड बायोरेट है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कंपाउंड बायोरेट टेस्ट देते हैं। देखिए बायोरेट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स हैविंग एटलीस्ट 2 पेप्टाइड लिंकेज, ओके। हेंस पॉजिटिव टेस्ट मस्ट बी गिवन बाय ट्राइपेप्टाइड एंड बायोरेट। तो कहने का मतलब बायोरेट टेस्ट कौन कौन देगा, जिसमें मतलब एटलीस्ट वो क्या हो, ट्राइपेप्टाइड हो, या सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है जिसमें कम से कम 2 पेप्टाइड लिंकेज तो प्रेजेंट हो ही सही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस केस में ये तो सिंगल एमिनो एसिड है ही सही, ये तो टेस्ट नहीं देगा। ग्लाइसिन एलानिन ये डाइपेप्टाइड है, ये भी नहीं टेस्ट देगा, और ये दोनों ये टेस्ट देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल आंसर हम यहाँ पर कह सकते हैं आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखो, न्यूट्रलाइजेशन अकर व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 m एसिड। एसिड की मोलिरिटी आपको गिवन है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये अपन को पता नहीं है कि एसिड का एन फैक्टर कितना है, और एसिड का जो एन फैक्टर होता है ना उसको क्या बोला जाता है, बेसिसिटी। आगे बढ़ते हैं। अलाउ टू रिएक्ट विद 30 ml ऑफ 0.5 m बेस ऑफ दिस। अच्छा, बेस का एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बात समझ में आ गई। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बराबर करने, और इक्विवेलेंट बराबर, अच्छा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एनवी। तो Na Va इज इक्वल टू Nb Vb लगा देंगे अपन यहां से, ठीक है। और यहां पर नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर कितना है एसिड के लिए बोल दो, यहां पर एन फैक्टर मैंने एन मान लिया। अच्छा, इसकी मोलिरिटी कितनी गिवन है, 0.1, और Va कितना है आप देखेंगे 10 ml गिवन है। अच्छा, Nb कितना है, Nb, अच्छा इसका एन फैक्टर कितना है अपने पास, 2 आएगा, बात समझ पा रहे हो आप। ये देखो ना, 2 OH माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। अब मोलिरिटी कितनी है, 0.05, वॉल्यूम कितना है 30 ml, निकाल लो इनकी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। देखो आप सॉल्यूशन, ये देखो, ये एसिड है, ये बेस है, सोल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन में ऐसा ही होता है ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में 8 इक्विवेलेंट पॉइंट, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्विवेलेंट ऑफ बेस की क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एसिड का क्या है, एन फैक्टर आपको यही तो निकालना है, वही तो क्या होगी, एन फैक्टर जो होगा एसिड का, उसी को तो बेसिसिटी बोला जाएगा, निकाल लेंगे और आपके पास आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको मोल कॉन्सेप्ट का मान सकते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी आप इसको ट्राइट्रेशन वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, एसिड बेस ट्राइट्रेशन का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, आप चाहे इसको मॉडरेट मान सकते हैं। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपका सही गया होगा। और ओवरऑल देखा जाए ना, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें मुझे लगता है कि 50% क्वेश्चन तो इजी थे, ठीक है ना।
और 2 क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अच्छा गया होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।